class, and today we are we are going to talk about the callbacks functions, async, await, promises, and basically these all are functions that helps to fetch the data from a server or an API. So first of all, what is a API? Basically, API, I will just tell you in a short term. You will be explained it in details when you are studying React. So API is the full form of API is application programming interface. So basically, it helps you to connect with other applications via help of API ID and API key. So you can use Google's YouTube API to fetch some videos, but still there are some restrictions, like you cannot get all the videos from the YouTube. Then there are also some privacy stuff in this, so you will all be knowing this in detail when you are going to study the React. So I think from the next class you all are going to study the React, and let's start today's topic. I hope my screen is visible to you all. So yeah, Anish, is my screen visible? Or Yes, sir, screen is visible. okay, so we will talk about two ways to write JavaScript. The first is synchronous and the second one is asynchronous JavaScript. So synchronous, you must all know about C and C++ as I expect, and the code you are all writing is in synchronous form. Like the first line is executed, then the second line is executed, then the third line executed, like this. And basically the definition says synchronous code is executed in sequences. Statements wait for previous statement to finish before executing. So basically इसका मतलब है कि अगर आपने एक फंक्शन को कॉल किया तो वो पूरा रन होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो आधा रन होगा तो फिर दूसरे फंक्शन पे चला जाए। ये सब तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन सी और सी प्लस प्लस तो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोग बेसिकली अभी तक जितना भी काम किए हैं वो सब आप लोग सिंक्रोनस कोड में किए हैं। तो सिंक्रोनस कोड ये होता है, लेकिन एसिंक्रोनस कोड जो है वो थोड़ा अलग होता है। सो एसिंक्रोनस कोड में आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम रन कर सकता है। जैसे आपका कोई आपका एक फंक्शन है जो कि डेटा फेच कर रहा है कोई एपीआई से, तो वो बेसिकली डेटा फेच करते रहेगा बैकग्राउंड में, और आपका जो करंट जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब वो हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा। ये नहीं कि उसके कारण आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन या पूरा वेबसाइट आपका रुका हुआ है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस कोड का मैं एक एग्जांपल आपको यूट्यूब से देना चाहूँगा। जैसे कि आप यूट्यूब खोलते हैं और यहाँ पे कार रिलेटेड कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, बैकग्राउंड में ये सब अपने आप लोड हो रहा है। आपका पूरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, लेकिन बैकग्राउंड में आपका सारा चीज लोड होते जा रहा है रिकमेंडेशन में। तो इससे ऐसे 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 कोड को हम लोग एसिंक्रोनस कहते हैं, क्योंकि आपका वेबसाइट तो पूरा फंक्शनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके बैकग्राउंड में चल भी रहा है। तो बैकग्राउंड में आपका एक फंक्शन चल भी रहा है। किसी का माइक ऑन है शायद। हर्ष, हर्ष चौहान, हर्ष म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये एक एग्जांपल था छोटा सा एसिंक्रोनस में, तो मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाना चाहूंगा। तो आई होप आप सबने नोड को इंस्टॉल कर लिया होगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर नहीं भी इंस्टॉल किया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आपको लिखना है नोड जेएस डाउनलोड। मेरा कीबोर्ड वर्किंग नहीं कर रहा है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है और सिंपल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। ये छोटा सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट 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 करना है, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, बस ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने टर्मिनल में नोड लिख के चेक कर लेना है, नोड। देखिए, अगर आपका नोड इंस्टॉल्ड होगा सक्सेसफुली तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिलेगा, वेलकम टू node.js। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको एक सिंक्रोनस कोड लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले console.log स्टार्ट एग्जीक्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो गया है।
और इसके बीच में एक फंक्शन भी मैं बना देता हूँ। फंक्शन नॉर्मल सा कोई भी फंक्शन है, से हेलो नाम से या हेलो वर्ल्ड नाम से। हेलो वर्ल्ड तो सबने बना ही लिया होगा, एक नेक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड नाम से। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग एक बार हेलो वर्ल्ड करके चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कंपाइलर और आईडी जो है वो अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं। console.log hello I am in hello world function। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है। मैं इसको स्टार्ट एग्जीक्यूशन के बाद कॉल करूंगा हेलो वर्ल्ड। कोई पैरामीटर ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और लास्ट में console.log एंड एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। उनका थोड़ा सा बग है, मेरा कीबोर्ड बड़ा डैश हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको, अगर आपको नोट से कोई भी आपको जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो आपको सिंपल सबसे पहले नोट लिखना है। और उसके बाद जो आपका फाइल का नाम है, जैसे मेरे यहाँ पे फाइल का नाम है practice.js, आपको वो लिख देना है practice.js। ठीक है, अब इसको मैंने रन कर दिया। तो आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ तो कुछ नया चीज़ तो नहीं है। पहले मैंने स्टार्ट एग्जीक्यूशन को लिखा था, तो सबसे पहले स्टार्ट एग्जीक्यूशन आया, फिर मैंने हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पे इसका रिटर्न में हेलो आई एम इन हेलो वर्ल्ड फंक्शन, तो यहाँ पे ये आया, और लास्ट में हमारा एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आया। तो ये हमारा, आप लोग तो कहेंगे ये तो एकदम नॉर्मल है, तो बस इसी को हम लोग सिंक्रोनस फंक्शन कहते हैं, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो बस इसी को सिंक्रोनस कहते हैं। तो आई होप कि सिंक्रोनस फंक्शन, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो आप या तो सी प्लस प्लस ही से लिखते आ रहे हैं, सी प्लस प्लस जावा सब में यही लिखते हैं आप लोग। तो आई होप सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एक नया चीज के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, एजेक्स के बारे में। अगर आप कहीं भी लिखेंगे ना कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, कहीं भी आप नेट पे लिखिएगा तो आपको एजेक्स का नाम जरूर आएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो एक्सएमएल तो आपको यूज नहीं करता, शायद ही कोई करता होगा, और करता भी हो तो मेरा सजेशन नहीं है कि भाई अपडेट हो जाओ, जेसन यूज कर लो। ठीक है, तो एक्सएमएल क्या करता है, बेसिकली एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिसके मदद से हम लोग अपने डेटा को सर्वर में भेजते हैं, या तो उस सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा भेजते हैं। बेसिकली एक लाइट वेट फॉर्मेट है। जैसे मेरा नाम हो गया, नाम ये है, तो ऐसे एक्सएमएल का फॉर्मेट आता है। तो मैं वो तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा सिलेबस तो जावास्क्रिप्ट का है। तो ये एक्सएमएल बेसिकली समझ लीजिए कि आप अपना डेटा को सर्वर पे सेंड कर सकते हैं, या फिर उस सर्वर से दूसरे सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। तो ये एक एक्सएमएल का काम यही है, और ये आउटडेटेड हो चुका है आजकल के टाइम में। और जो नया जो जावास्क्रिप्ट के साथ होता है उसे हम लोग जेसॉन कहते हैं। जेसॉन नाम से डरना नहीं है, ये जेसॉन भी 13 फ्राइडे वाला रेफरेंस नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का जेसन है, ये अलग चीज है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो आई होप कि आप सबको ऑब्जेक्ट याद होगा, है ना, जैसा मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो वो इसी फॉर्मेट में, जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में ये डाटा सेव करता है, या फिर ये ट्रांसफर करता है सर्वर पे, और हमारे वेब एप्लीकेशन में, मतलब उसी फॉर्मेट में डेटा आपका वेब सर्वर पे स्टोर भी होता है और फेच भी होता है हमारे वेब एप्लीकेशन में। तो वेब एप्लीकेशन में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वही हमारे वेबसाइट को हम लोग वेब एप्लीकेशन कहता है। ठीक है, जो कि कुछ काम करता है। तो ये एक जो हम लोग का जेसॉन है, ये एक अल्टरनेटिव सर्च करता है तो एक्सएमएल को, बिकॉज एक्सएमएल आउटडेटेड है। तो जेसन एक नया चीज आया है जो कि ऑब्जेक्ट नोटेशन पे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट का। तो बेसिकली जेसॉन कुछ ऐसा दिखता है, जैसे थोड़ा सा कुछ ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जेसन इस तरीका के डेटा फॉर्मेट में डेटा लेता भी है और डेटा को वेब सर्वर पर भेजता भी है। तो ये हमारा जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो अब एजेक्स आप लोग को शायद अब तक सब समझ आ ही गया होगा एजेक्स यूज क्यों करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कि ये आप समझ लीजिए कि ये बैकग्राउंड में चलता है। जैसे आपका वेबसाइट चल रहा है ना, आपके वेबसाइट के बैकग्राउंड में ये चलता है, और ये सारा जो लाइव अपडेट व्यू है वो आपको अपडेट करते रहता है। ठीक है, आप लोग को वेट करने का जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपका लोडिंग स्क्रीन हो रहा है, लोड हो रहा है, फिर आपका डेटा, लेकिन नहीं, ये बैकग्राउंड में चलता है। तो आई थिंक एजेक्स आप सबको क्लियर होगा। अब मैं आपको, अब ये कुछ नया होगा आप सबके लिए, कॉल स्टैक।
मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, कॉल स्टैक क्या होता है। मुझे याद है मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में से पढ़ा था। तो मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है। ऐसे तो आपको सबको पता है ना कि नोड में जो एग्जीक्यूट होता है, वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये इंटरनली कैसे इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताया था, कॉल स्टैक जो होता है वो एक वे होता है जिससे जावास्क्रिप्ट जितना फंक्शन को एग्जीक्यूट होता है ना, वो सबको ट्रैक में बना के रखता है कि कौन सा चीज आगे एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट रन करते हैं ना, तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन होता है ये। तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन चलता है, ठीक है। जैसे ही हमारा कोड स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के ऊपर जैसे हम लोग का ये कंसोल डॉट लॉग चला, तो ये हमारा कॉल स्टैक है। स्टैक, अगर स्टैक का मैं थोड़ा सा बताना, मैंने पिछले क्लास में हल्का सा बताया था, लेकिन थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। तो स्टैक बेसिकली क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली आपका जो भी नया डाटा आएगा ये सबसे ऊपर आएगा, लास्ट इन, यानी सबसे ऊपर हमारा मेन है तो इसके ऊपर हमारा सबसे नया वाला आएगा। और फर्स्ट आउट, यानी अगर कुछ भी पॉप होगा तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पॉप होगा, यानी अगर यहाँ पे कोई डेटा है तो सबसे पहले यही पॉप होगा, ये नहीं कि मेन पॉप हो जाएगा। इसका रूल्स होता है स्टैक का, सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा और सबसे लास्ट वाला पहले डिलीट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा स्टैक वर्क करता है। ये स्टैक आप लोग शायद थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर मुझे लगता है बहुत आप लोग में से बहुत आदमी ने पढ़ा ही होगा डेटा स्ट्रक्चर। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा प्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा कॉल स्टैक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन, ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, तो इससे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हमारे कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होना चालू हुआ तो ये हमारा कंसोल डॉट लॉग है। ये रन होना पहले हम लोग का मेन फंक्शन है, ठीक है। जैसे ही ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने लगा तो हमारा मेन फंक्शन सबसे पहले आ गया कॉल स्टैक में। उसके बाद हम लोग का जो कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट है वो आएगा इसके बाद। कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट होना, क्यों ना ये जैसे ही एग्जीक्यूट करने के बाद ये पॉप हो गया। पॉप मतलब यहाँ स्टैक से हट गया, ये पॉप हो गया यहाँ से। पॉप मतलब हट जाना, डिलीट हो जाना, तो ये पॉप हो गया जैसे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। फिर हमारा दूसरा फंक्शन आएगा इस पे, डू सम स्टफ। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है। अब ये एग्जीक्यूट होना चालू होगा, वी आर इन दी डू सम स्टफ फंक्शन, वी आर एग्जीक्यूटिंग। तो ये एग्जिटिंग, सो ये बेसिकली जब ये फंक्शन खत्म हो गया तो ये भी पॉप हो जाएगा इस कॉल स्टैक से। अब फिर हमारा लास्ट आएगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और ये एंड, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है। ये भी एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिर ये हमारे पास कुछ बचा नहीं, उसके बाद हमारा जो जावास्क्रिप्ट जैसे एंड पे पहुंचेगा हमारा मेन फंक्शन भी पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट कीप करता है, जितना चीज एग्जीक्यूट होता है नेक्स्ट में ना, तो उसका ट्रैक कॉल स्टैक के मदद से रहता है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे आप लोग रिकर्शन पढ़े होंगे सबके सब, शायद आप लोग को इंद्रजीत सर ने पढ़ाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में रिकर्शन। सो जब आप देखते होंगे ना, व्हाट इज रिकर्शन, बेसिकली अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड रिकर्शन। वही फंक्शन अपने बॉडी में अपने आप को कॉल करे तो उसे रिकर्शन कहता है, ठीक है। तो रिकर्शन कैसे रन करता है, तो फैक्टोरियल का आप समझ लीजिए, आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया जो कि रिकर्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आप फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट नंबर -1 ऐसे करके लेंगे। तो इसके बाद ये अपने अपने अंदर फिर से एक और फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो आपका ये सेम फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे फैक्ट, फिर यहाँ पे n-2 हो जाएगा, उस नंबर से माइनस हो जाएगा। फिर एक बार और जितना जैसे आपका 2 नंबर लिया हुआ तो ये 2 बार कॉल होगा, फिर एक बार ये और फंक्शन एक कॉल होगा, फैक्ट n-1, सॉरी 1 होगा। तो बेसिकली जैसे ही फंक्शन 0 पे आएगा तो आप देखेंगे कि सारा फंक्शन आपका एग्जिट होना चालू हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू 0 पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। तो ये पहले ये फंक्शन सबसे लास्ट वाला जो एग्जीक्यूशन हुआ ये हटेगा। उसके बाद वाला जिसने उस फंक्शन को कॉल किया था वो हटेगा। फिर ये सबसे पहले वाला हटेगा। तो कुछ ऐसे रिकर्शन में फंक्शन हम लोग का स्टैक होता है, स्टैक के ऊपर स्टैक। तो इसलिए जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाता है एन, एन नहीं, वो हो जाता है फंक्शन यानी एन 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 स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली रिकर्शन प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका ज़्यादा होता है। तो मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मतलब बताना था कैसे एग्जीक्यूट होना था, आप लोग थोड़ा सा रिकर्शन और कैसे एग्जीक्यूट है वो भी पढ़ लिए होंगे। अब आई होप आपका कैसे फंक्शन है, कैसे जावास्क्रिप्ट का फाइल एग्जीक्यूट होता है वो आपको समझ आ गया होगा सिंक्रोनस के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड में।
तो मैं आपको उससे पहले एक टर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है वेब एपीआईज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका सारे कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रीड होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक बार में एक ही चीज कर सकता है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं ये पढ़ाने से पहले आपको दो फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो फंक्शन है उसे हम लोग कहते हैं ए टाइम आउट। सेट टाइम। एक फंक्शन बना लेते हैं कॉल टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट जो फंक्शन है वो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और टाइम लेता है। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन या एरो फंक्शन है ना, ये तो आप सबको पता ही होगा। मैंने बताया था, अगर नहीं नहीं पता तो आप सिंपल फंक्शन से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो आपका कॉल बैक फंक्शन लेगा, दूसरा टाइम लेगा। ये टाइम एमएस में लेता है, एमएस को मिली सेकेंड कहते हैं। तो बेसिकली एक सेकंड जो होता है हमारा वो 1000 मिली सेकंड के बराबर होता है। जिनको मिली सेकंड और सेकंड में दिक्कत था वो शायद समझ गए होंगे यहाँ से। और यानी 2 सेकंड मतलब 2000 मिली सेकंड, ठीक है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ 2 सेकंड मैंने लिया है, 2000 मिली सेकंड मतलब 2 सेकंड। तो ठीक है, ये 2 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन है और मैं यहाँ पे कुछ कंसोल कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ कुछ चीज लाइक से आई इन टाइम आउट फंक्शन। तो इसको 3 सेकंड कर देते हैं, 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड बाद हमारे प्रोग्राम में रन करेगा। अब मैं नॉर्मल प्रोग्राम लिखता हूँ लाइक कंसोल डॉट लॉग उसके बाद कंसोल डॉट लॉग रनिंग, फिर कंसोल डॉट लॉग एंडेड, ठीक है। ये सब छोड़िए, मैं ये सब सबसे ऊपर कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, कॉल टाइम आउट फंक्शन को। तो अगर अगर आप लोग ने सिंक्रोनस को खाली पढ़ा है तो आप लोग सोचेंगे कि जरूर सबसे पहले कॉल टाइम आउट चलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने यही लिखा है, तो सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद स्टार्टेड चलेगा, उसका रनिंग या उसका ये लॉग चलेगा, फिर ये वाला लॉग चलेगा एंडेड, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन जो होता है, जैसे सेट टाइम आउट है ना, वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। देखिए यहाँ पे कुछ अलग होगा, ठीक है। 3 सेकंड का वेट कीजिए, देखिए 3 सेकंड बाद आया आई मीन टाइम आउट फंक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सारे फंक्शन है ना, जो कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा सिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये क्या हुआ, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हुआ तो ये तो एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, तो ये अपना बैकग्राउंड में चलने लगा, ठीक है। और ये बाकी जितने जो सिंक्रोनस फंक्शन थे, जो कि अगर आप सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का बात करेंगे तो टेक्निकली पहले ये रन होना चाहिए था, उसके बाद ये सब, है ना। लेकिन ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो ये बैकग्राउंड में चलने लगा अपना, और बाकी सारे जो सिंक्रोनस फंक्शन है वो सब एग्जीक्यूट हो गए। फिर लास्ट में जैसे इसका 3 सेकंड हुआ, ये लास्ट में अपना एग्जीक्यूट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टेड, रनिंग, एंडेड एंड आई मीन टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जो भी आपका सिंक्रोनस फंक्शन है वो बैकग्राउंड में रन होने लगता है। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है ना, तो वो बैकग्राउंड में कैसे रन कर रहा है कोई चीज को, ठीक है। तो इसका भी आपको जवाब मिलेगा। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में और बताना चाहूंगा। एक और फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं सेट इंटरवल। इसका भी दो ही पैरामीटर लेता है, पहला जो होता है कॉल बैक फंक्शन होता है, दूसरा टाइम, उसका टाइम 2 सेकंड का ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, और आई मीन इंटरवल फंक्शन। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको और फिर बताऊंगा कि करता क्या है। ओके, अच्छा मैंने कॉल ही नहीं किया इसको। हाँ, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, कॉल इंटरवल। लिखिए
तो आप देख सकते हैं सारे सिंक्रोनस फंक्शन रन हो गए, उसके बाद हमारा ये सिंक्रोनस। तो ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली सेट इंटरवल क्या करता है ना, यहाँ जितना आप टाइम देते हैं ना, उस टाइम वो जैसे ही वो टाइम होता है वो हर बार इसके अंदर जो कोड लिखा रहता है उसको रन करता है। तो ये हर 2 सेकंड में जो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, उसे रन करता रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये आप यूज क्या करेंगे, बेसिकली आपको अगर कोई अपना कंपोनेंट रखना है अपने वेबसाइट में, जिसे आपको हर सेकंड में अपडेट करना है, जैसे कि आप टाइमर एक रख सकते हैं अपने वेबसाइट में, तो उसे आपको हर सेकंड में अपडेट करना है, तो आप इसके मदद से कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं चले जाएगा, इसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये स्टॉप हो गया है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है, कॉल इंटरवल का। ये जितना टाइम सेकंड आप सेट कीजिएगा उतना टाइम सेकंड में कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते रहेगा। तो ये बेसिकली डायनेमिकली अपडेट, जो कंटेंट आप अपने वेबसाइट में कुछ डालना चाहते हैं जो हर सेकंड अपडेट हो, तो वहाँ पे आप सेट इंटरवल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो ये वर्क कैसे कर रहा है। वर्क का मतलब कि अगर सिंगल थ्रेडेड है तो ये बैकग्राउंड में दूसरा प्रोसेस कैसे चला रहा है, तो बेसिकली ये प्रोसेस चला नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा जैसे ही सेट टाइम आउट जो फंक्शन आता है ये वाला, तो ये जैसे ये क्या करता है ना, जावास्क्रिप्ट जैसे कोई एसिंक्रोनस फंक्शन आता है, ये उठा के उसको वेब एपीआई में दे देता है। तो वेब एपीआई में जैसे वेब एपीआई क्या करता है, वो टाइमिंग को ट्रैक करता है। जैसे यहाँ 2 सेकंड है तो 2 सेकंड, जैसे ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेट टाइम आउट, वाओ, सेट टाइम आउट। तो ये हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे ही देखेगा एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसे उठा के वेब एपीआई में भेज देगा। वेब एपीआई आपका ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये सारा जो एसिंक्रोनस का जो काम होता है ना, जो इसको जो रिस्पांस टाइम का वेट करता है, वो सब आपके वेब एपीआई की मदद से होता है। तो इसका एक और एग्जांपल है, क्लिक लिसनर भी वेब एपीआई ही संभालता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट सारे जितना क्लिक लिसनर को वेब एपीआई में वो कर देता है, पास कर देता है, और वो पूरा हैंडल करता है कि कब कौन सा क्लिक होगा। तो वो जैसे ही क्लिक होगा उसको उठा के वो कॉल, जैसे यहाँ पे कोई बटन आपने बनाया उस पर क्लिक किया तो ये उठा के यहाँ कॉल स्टैक में डाल देगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही 2 सेकंड हुआ, पहले तो जावास्क्रिप्ट देखा कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये उसे उठा के वेब एपीआई में डाल देगा। फिर जैसे ही इसका टाइमर जो 2 सेकंड पूरा हुआ, तो वेब एपीआई क्या करेगा, रिटर्न कॉल स्टैक में डाल देगा। ये मतलब नहीं है कि आपका कौन सा सिंक्रोनस फंक्शन चल रहा है, जैसे ही 2 सेकंड होगा ये सीधे उठा के कॉल स्टैक में डाल देगा और वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो ये नियम होता है बेसिकली, वेब एपीआई आप टाइमर को ट्रैक कर रहा होता है, जैसे वो टाइम पूरा होता है वो जावास्क्रिप्ट को दे देता है उठा के। तो टेक्निकली आप देखे तो ये भी तो सिंगल थ्रेडेड ही नहीं है, ये मल्टीटास्किंग थोड़ी हो रहा है, ये तो बस वेब एपीआई में दे दे रहा है कीप करने के लिए कि जैसे ही भाई जैसे ही 2 सेकंड होगा तुम मेरा फंक्शन मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है। तो आई होप वेब एपीआई, कॉल स्टैक और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे रन करता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अब दो फंक्शन भी बता दिया आपको, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये दो एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो अब हम लोग आते हैं फेचिंग डेटा में। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब सिंक्रोनस कोड हम लोग के पास है ही, तो हम लोग को ये सिंक्रोनस कोड का क्या जरूरत है ना। डाटा फेच करने में क्या जरूरत है हम लोग को ये सिंक्रोनस कोड का। तो आप लोग में से बहुत को आंसर पहले ही से पता होगा। जब भी आप कोई एपीआई में कॉल करते हैं या आप कोई वेब सर्वर से कुछ लेट से आप एक डेटा क्या बोलते हैं डेटाबेस है, अब मोंगो डीबी है, चाहे आप नॉर्मल माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, उसमें से डेटा आने पे ऐसा थोड़ी है कि 0 मिली सेकेंड में आपको डेटा भेज दे। उतना तो फास्ट आपका इंटरनेट भी नहीं होगा, तो कुछ तो डिले होगा ना। जैसा कि मैक्सिमम जो फ्री या एपीआई होते हैं उसमें मैंने देखा है कि 1 से 2 सेकंड का डिले होता है। तो 2 सेकंड में तो आपका फिर वो खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म मतलब क्या, वो तो अनडिफाइंड आपको दे देगा ना। 2 सेकंड थोड़ी वो वेट, सिंक्रोनस कोड थोड़ी वेट करते हैं, वो तो सीधे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाते हैं लाइन बाय लाइन। वेट थोड़ी करते हैं वो कोई चीज का। तो इसीलिए हम लोग एसिंक्रोनस कोड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। हम लोग मिमिक करने का कोशिश करेंगे, हम लोग जो सेट इंटरवल जो है हम लोग उससे मिमिक करेंगे। जो सेट टाइम आउट फंक्शन उसे हम लोग रियल सर्वर टाइप का मिमिक करेंगे कि जैसे कि कोई आपका जो सर्वर है वो 2 सेकंड लेता है डेटा लेने में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल उसका। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग गेट डेटा नाम से। ये आपका ईमेल ले रहा है, या छोड़िए मैं लॉगिन नाम से फंक्शन बनाता हूँ। लॉगिन यूजर, बेसिकली ये लॉगिन करेगा यूजर को, ठीक है। ईमेल और ये पासवर्ड लेगा, और ठीक है सेट टाइम आउट।
यहाँ हम लोग सेट टाइम आउट बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये मिमिक करेगा, ये 2 सेकंड बाद आपको डेटा देगा। जैसा कि आपके नॉर्मल होता है, जैसा कि नॉर्मल एपीआई कॉल में जितना डिले होता है ना, वैसा ही चलिए 2 सेकंड का डिले मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग ने बहुत सस्ता एपीआई खरीद रखा है और वो 2 सेकंड का डिले ले रहा है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। 2 सेकंड के बाद ये आपको रिटर्न करता है आपका, कि आपका जो सक्सेसफुली आपका हुआ है कि नहीं। तो यूजर ईमेल एक ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न हो रहा है, लेट्स से लॉग्ड इन, ठीक है। या फिर सिंपली ईमेल का नाम जो कि मैंने यहाँ दिया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है जो कि दोस्त, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर और एक एपीआई मान के चलिए इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे यूजर नाम का, और इसमें हम प्रोवाइड दे देंगे 2 आर्गुमेंट, ये मेरा ईमेल आईडी है और इसके बाद पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये मैं रियल पासवर्ड नहीं। तो अब हम लोग इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं जो कि सर्वर से मुझे रिटर्न हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। We store the data in DB database, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस कोड जो था हमारा, जो यहाँ पे console.log जो अनडिफाइंड, ये मतलब जो यूजर जो हम लोग ने प्रिंट किया वो तो सीधे अनडिफाइंड कर दिया ना, वो वेट थोड़ी किया कि भाई साहब जब आपका डेटा स्टोर हो जाएगा तब हम आपको डेटा प्रिंट करेंगे, ऐसा तो नहीं ना हुआ। उसको सीधे उसने देखा कि डेटा नहीं है मेरे पास, सीधे अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। और इसके आप देखेंगे 2 सेकंड बाद हमारा जो एपीआई है वो रिस्पॉन्ड हुआ और उसने डेटा स्टोर कर लिया। तो लेकिन यहाँ पे आपको पता चला है ना कि क्यों एसिंक्रोनस का जरूरत है हम लोग को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि अगर आप लोग नॉर्मल सिंक्रोनस से यूज करेंगे तो आप कोई भी यूजर को लॉगिन करेंगे तो हेलो में जैसे आप ग्रीट करेंगे यूजर को, हेलो विक्रांत ऐसे कुछ भी, तो वह हेलो अनडिफाइंड करके ग्रीट करेगा, तो वैसे थोड़ी काम चलता है ना। तो ये बेसिकली वर्क भी नहीं करेगा। मतलब जैसे आपको किसी का मिलाना है कि भाई साहब आपका ईमेल आईडी से मिला लिए, तो अनडिफाइंड इक्वल्स टू ईमेल आईडी कभी भी मैच नहीं करेगा, वो तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एसिंक्रोनस यूज करते हैं। बेसिकली एसिंक्रोनस वेट करेगा इस डेटा को रिटर्न होने का, वो जैसे ही डेटा रिटर्न होगा तब वो डेटा आपको प्रिंट करेगा। तो ये होता है जब हम लोग सिंक्रोनस में हम लोग एपीआई फेच करते हैं तो हमारा कुछ रिजल्ट ये आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए सबसे खतरनाक तो वो होता है, एरर होता है, क्योंकि आपको इसमें पता ही नहीं चलता है कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है। अनडिफाइंड मतलब कि कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब कि अच्छा जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है ना वो परेशान हो जाते हैं अनडिफाइंड का एरर देख के, ठीक है। अनडिफाइंड तो आप लोग को लाना ही नहीं है। तो अब हम लोग उसको फिक्स कैसे करेंगे, ये तो आपने देख लिया कि सिंक्रोनस कोड यूज करते हैं तो हमें अनडिफाइंड मिलता है रिटर्न में, ठीक है। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे, तो इसका फिक्स है हमारा कॉल बैक्स, ठीक है। तो कॉल बैक अगर किसी ने डिफाइन किया तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड इन अ पैरामीटर दैट इज गोना रन लेटर। बेसिकली कि जब आपका डेटा जब आपको रिटर्न हो जाएगा तब वो फंक्शन रन करेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल बैक फंक्शन है, ये आपने देखा जैसे ही एग्जीक्यूट होना चालू हुआ तब ये कॉल बैक फंक्शन रन किया, ऐसा थोड़ी कि पहले ही रन हो गया। वैसे यहाँ पे भी हम लोग कॉल बैक फंक्शन को रन करेंगे। कॉल बैक आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं सुविधा के लिए कॉल बैक नाम रखा हूँ, कॉल बैक। और ये रिटर्न की जगह हम लोग यहाँ कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन देना पड़ेगा ना, वहाँ तो हम लोग ने बस उसका वो दे दिया है, नाम पास कर दिया है, तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी देना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे यूजर भाई ये मेरा यूजर है, इसको आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर लो और हमको भाई तुम यूजर का डिटेल्स दे दो। यहाँ पे हम console.log यूजर कर लेंगे। तो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आप सबको।
और इसको जो सिंक्रोनस कोड है उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा था वो रिटर्न हो गया। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया है यूजर नाम का। इसके बाद हम लोग लॉग इन यूजर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लॉग इन यूजर हमारा 3 पैरामीटर मांग रहा है, ईमेल, पासवर्ड, कॉल बैक। तो हम लोग ने 2 पैरामीटर लिख दिए, और फिर यहाँ पे लास्ट जो पैरामीटर जो कॉल बैक था जिसका डेफिनेशन लिखना था, यहाँ पे तो बस ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन है इसका। तो हम लोग ने यहाँ डेफिनेशन को डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली जो यूजर, जो इस फंक्शन को यूजर जो मिलेगा वो यूजर यहाँ पे पास हो जाएगा, और हम लोग उस यूजर का डेटा प्रिंट कर देंगे। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट, जैसे ही ये फंक्शन वेब एपीआई में चला गया, फिर 2 सेकंड बाद ये फंक्शन फिर जावास्क्रिप्ट को मिला, तो जावास्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले नाम पड़ेगा, हाँ भाई लॉगिन यूजर तुम ही है, ठीक है, तुम ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सेट टाइम आउट में आएगा। सेट टाइम आउट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वी स्टोर द डेटा इन डीबी, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो गया हमारे सर्वर में। उसके बाद ये कॉल बैक रन होगा, ठीक है। ये आप नोटिस किए, जैसे ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो ये कंसोल के बाद एक कॉल बैक रन होगा। कंसोल तक पहुंचने का मतलब है कि हमारा डेटा स्टोर हो चुका है उस सर्वर में। ये एक एग्जांपल है, तो इसमें सीरियस नहीं लेना है, लेकिन मतलब एक समझ लीजिए हमारा डेटाबेस है, तो उसमें ये इसका मतलब है कि हमारा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। तो वो स्टोर होने के बाद ये हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन कॉल होने के बाद ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, जो कि यहाँ से डेटा उठाएगा, ये यहाँ पैरामीटर पटकेगा, और फिर पैरामीटर को हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉल बैक फंक्शन के मदद से हम लोग ने एक एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है, ठीक है। तो आई होप ये कॉल बैक फंक्शन वाला तो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से बता देंगे, कौन सा दिक्कत वाला बात है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग इससे बहुत अच्छा मेथड भी आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको मतलब दिल खुश हो जाएगा। मतलब वो इतना अच्छा टेक्निक है आगे, जैसे एसिंक के वेट, वो सब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा उनमें से। तो लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या है भाई साहब, ऐसा नहीं ना होता है कि आप लोग जब भी कोई डेटाबेस में कॉल किए तो वो आपको सक्सेसफुली डेटा रजिस्टर, चाहे डेटा सेव ही कर लिया, चाहे आपको सक्सेसफुली वो डेटा आपको दे ही दिया, लो भाई डेटा ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका नेटवर्क स्लो है, चाहे वो सर्वर डाउन है, ऐसा भी तो होता है ना। तो उस केस में आपको एक फेलियर भी तो मेथड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फेलियर भी तो बनाना पड़ेगा। फेलियर चाहे एक और होगा, जैसे आपका सर्वर बहुत टाइम ले रहा था, आपको एक पेंडिंग भी तो बनाना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई आपके जो वेबसाइट पे विजिट करना है आप उसको वहीं पे फंसा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। आप लोग को तो एग्जीक्यूट करना ही है। आप अगर पेंडिंग में है तो आप उसको लिख सकते हैं सर्वर डाउन कुछ, लेकिन ऐसा थोड़ी है वो लोडिंग स्क्रीन पे आप छोड़ दीजिएगा उसको, भाई वेट करते रहो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बस एक फंक्शन के लिए मुझे लगभग 3 कॉल बैक लिखने का जरूरत पड़ रहा है। यहाँ पे ये पता चला। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन में 1 2 3 यानी लगभग 9 कॉल बैक आपको लिखना है। 9 कॉल बैक मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा होता है, आपको हर कॉल बैक को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 कॉल बैक, 2 कॉल बैक, 3, यानी आप लोग को 12 कॉल बैक लिखना पड़ेगा बस 3 फंक्शन के लिए। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना इसका। आप कोड भी देख रहे हैं, कोड ऐसा है कि मैं इतना दिन से जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे भी चक्कर आ जाए, ऐसा इसका कोड है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल बैक है, कॉल मतलब ये बेसिकली एक लूप बन गया ना, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट जो कम्युनिटी है वो बहुत कोड को अपना नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो हम लोग ने कुछ नया चीज निकाला है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोमिसेस, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि हम लोग कॉल बैक क्यों नहीं यूज करते हैं। तो बेसिकली वो एक लूप बन जाता है ना, मतलब वो थोड़ा सा बहुत एम्बेड हो जाता है, मतलब कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उस कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उस कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक। बेसिकली कोई अगर नया प्रोग्राम उसको पढ़ेगा ना तो वो पागल हो जाएगा, ये लिखा हुआ क्या है भाई। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, वी यूज प्रोमिसेस टू रिड्यूस द यूज ऑफ कॉल बैक्स, and basically it is an object that gives us back a result of asynchronous operation or a failure asynchronous operation, ठीक है। तो बेसिकली आपको मदद करेगा थोड़ा सा कॉल बैक फंक्शन को के यूज को रिड्यूस करना, और ये हमें 2 मेथड ही प्रोवाइड करेगा, एक रिजॉल्व और एक रिजल्ट। तो प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस मतलब क्या होता है जनरल डे टू डे लाइफ में। प्रोमिसेस मतलब भाई वादा, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कसम ले रहा हूँ, कुछ ऐसा ही होता है इंग्लिश, तो हम हिंदी में, तो ये भी कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा कॉल बैक हो गया। अब लेट्स स्टार्ट प्रोमिसेस, ठीक है।
हम लोग एक प्रॉमिस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ जावा पढ़ा है या सी प्लस प्लस पढ़ा है, आपको पता है ना न्यू कीवर्ड से क्या होता है। न्यू कीवर्ड से बेसिकली हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास होता है, क्लास को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर है हमारे ऑब्जेक्ट का। यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी तो हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है ना, क्लास तो बस ब्लूप्रिंट होता है। तो ये हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है प्रोजेक्ट प्रॉमिस। तो हम लोग एक प्रॉमिस बना देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस बन गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रॉमिस है हमारा दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब बेसिकली आपने प्रॉमिस को फिलफिल कर दिया है, मतलब फुलफिल कर दिया उस प्रॉमिस को। हाँ भाई, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें कॉलेज के कैंटीन में समोसा खिलाऊंगा, मैंने खिला दिया, मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया, वैसा कुछ होगा तो रिजॉल्व रन होगा। और एक होता है रिजेक्ट। आप लोग का कॉलेज खुला, आप लोग ने प्रॉमिस तोड़ दिया, नहीं भाई कॉलेज का समोसा अच्छा भी नहीं और बहुत ही महंगा है, तो मैं नहीं खिलाऊंगा तुमको, तो इसको बोलते हैं रिजेक्ट। ये रिजेक्ट में यूज होगा, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि रिजॉल्व बेसिकली अगर आपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, यानी अगर रिस्पांस अगर डेटा सक्सेसफुली आपको मिल गया तो उस टाइम रिजॉल्व रन होगा। अगर कोई रीजन से वो डेटा आपको सक्सेसफुली नहीं मिला तो आपको वहाँ रिजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं, एक डेटा को, और हम लोग इसको बुलियन बना देते हैं ट्रू। हाँ भाई हमें डेटा मिल गया, ठीक है। तो इफ डेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि डेटा ट्रू है ना, मतलब डेटा कुछ है ना। बेसिकली आप डेटा भी लेके छोड़ सकते हैं, अगर आप डेटा लिखेंगे तो इसका मतलब कि डेटा है ना, मतलब ट्रू है ना, कुछ है ना इसमें। और अगर कुछ नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेटा में हमारा कुछ है, यानी डेटा ट्रू है। तो हम लोग अगर ट्रू है डेटा में कुछ है तो हम लोग रिजॉल्व रन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंसोल कर देंगे, कंसोल समोसा खिला दिया, नहीं छोड़िए डेटा रिसीव, थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला बात करते हैं। डेटा रिसीव, ये हमारा रिजॉल्व हो गया। और फॉर सम रीजन आपका डेटा रिसीव नहीं हुआ, यानी उसका कोई वैल्यू, यानी वो अनडिफाइंड है, तो यहाँ उस केस में हम लोग का रिजेक्ट रन होगा। तो रिजेक्ट को जनरली हम लोग एक एरर के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग न्यू एरर बना लेंगे। एरर भी वही होता है, एरर एक क्लास है जावास्क्रिप्ट में जो कि एरर थ्रो करने में मदद करता है। मतलब एरर थ्रो मदद करने में से आप अपना कस्टम एरर डिफाइन कर सकते हैं, लाइक डेटा इज मिसिंग, मतलब ये आप कस्टम अपना एरर डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसमें एरर क्लास जो है यूज होता है। और न्यू के मदद से हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये सारा चीज आपको सी प्लस प्लस और जावा में जरूर पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं एक दिन आप लोग का ऊप्स का भी क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो ये रहा हमारा, यहाँ तो हम लोग ने दो चीज, यहाँ तो हम लोग ने दो चीज सेट कर लिया ना। अगर डेटा मिल जाएगा तो आपको ये रन करना है, और अगर नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट रन करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दो चीज और करना पड़ता है इसके लिए। तो अब हम लोग को वो डिफाइन करना पड़ेगा, भाई साहब जब हम लोग को रिजल्ट मिल गया तो रिजॉल्व तो रन हो गया, लेकिन उसको कहाँ पे रन करना है वो चीज देना पड़ेगा। तो आप बेसिकली प्रोमिसेस डॉट, यहाँ पे आप देन का फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से डेटा डेटा नाम का एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, वी रिसीव्ड द डेटा, ठीक है। और एक उसके बाद एक चीज और होता है जिसको हम लोग कैच ब्लॉक कहते हैं। ट्राई कैच ने आप लोग ने पढ़ा होगा ना। बेसिकली ट्राई कैच ये वही चीज है यहाँ पे। देन मतलब समझिए, देन मतलब कि वो सक्सेसफुली हो गया है, और कैच ब्लॉक मतलब वो नहीं हुआ है। कैच मतलब कि कुछ एरर आ गया है, तो एरर को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आर्गुमेंट के रूप में, और यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर लेंगे, भाई साहब रन नहीं हुआ, डेटा इज मिसिंग, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉमिस बन चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, लेट्स इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डेटा रिसीव्ड, वी रिसीव्ड द डेटा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ने देखा कि हाँ भाई डेटा हमें मिल गया है। सबसे पहले शुरू एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉमिस नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हम लोग ने इसमें हम लोग ने एक नया प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना के इसमें स्टोर कर लिए, ठीक है। बेसिकली प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है हमारे प्रॉमिस क्लास का, जो कैपिटल से शुरू हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग पास दो मेथड है, एक है रिजॉल्व, एक है रिजेक्ट। रिजॉल्व मतलब बेसिकली आपको डेटा मिल गया है, यानी वो डेटा जहां भी आप भेज रहे थे या फेच कर रहे थे, फेच मतलब कि आपके एपीआई से डेटा को अपने वेब ब्राउजर में लाना, उसको फेच कहते हैं।
तो बेसिकली अगर आपको रिजॉल्व हो गया मतलब यानी आपको डेटा मिल गया तो आप यहाँ पे रिजॉल्व रन कर देंगे। और रिजेक्ट मतलब फॉर सम रीजन यानी नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है या फिर आपका सर्वर डाउन हो सकता है, तो वो उस केस में रिजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा हमें मिल गया, डेटा हमारा ट्रू है, तो वहां पे हम लोग का रिजॉल्व रन हो गया, जैसे आप देख सकते हैं डेटा रिसीव, और उसके बाद हम लोग ने डॉट देन भाई रिसीव होने के बाद आपको कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे कि मान लीजिए आपका डेटा आपको सर्वर से मिल गया, हाँ भाई आपका इतना स्टूडेंट्स है आपके क्लास पे और इतना नाम है, तो उस डेटा का आपको कुछ करना पड़ेगा ना, वही उस डेटा का जो भी आपको करना है वो आप डॉट देन में करेंगे यहाँ पे, यानी उस डेटा को आपको मल्टीप्लाई करना है, उस डेटा को आपको कॉन्कैटिनेट, आपको जो भी उस पर प्रोसेस करना है आपको डेटा यहाँ पे करेंगे डॉट देन पे, यानी जैसे डेटा रिसीव हुआ है जो प्रोसेस आपको उस पर करना है वो आप यहाँ पे करेंगे डॉट देन में, आप रिजॉल्व पे नहीं कीजिएगा। और एक हम लोग का फिर रिजेक्ट बचा, यानी रिजेक्ट मतलब वो डेटा आपको नहीं मिला तो वो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने के बाद हम लोग एक नया अपना कस्टम एरर बना लिया है। न्यू एरर मतलब यही समझिए कि आपने अपना कस्टम एरर बना लिया, ठीक है। तो फिर हमारा डेटा इज मिसिंग हो गया, और ये हम लोग का अभी तो डेटा रिसीव है, तो सबसे पहले हमारा रिजॉल्व चल गया डेटा रिसीव, और उसके बाद उसका रिसीव होने के बाद भाई साहब क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं उस डेटा के साथ, हम लोग कुछ डेटा से मान लीजिए कुछ निकालना है तो हम लोग फिल्टर कर लेंगे, मान लीजिए कुछ उसमें कुछ ऑपरेशन करना है, अगर न्यूमेरिक डेटा है तो उसमें हम लोग मैप फंक्शन यूज कर लेंगे, या फिर आपको सारे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में करना है तो आप लोग बेसिकली क्या था उस फंक्शन का नाम, हाँ आप रिड्यूस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर सक्सेसफुल होता है यहाँ पे वो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर कोई केस में अगर फेलियर हो गया, ऐसा हमारा डेटा नहीं आया, तो उस ब्लॉक में हम लोग कैच चल जाएगा। इस कैच में आप दो भी दे सकते हैं यार, लाइक आप यहाँ पे प्रिंट अपने वेबसाइट के डॉम मैनिपुलेशन की मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं भाई साहब डेटा नहीं मिला, डेटा इज मिसिंग। बहुत वेबसाइट में आप देखेंगे ना कि अगर लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, फिर देखेंगे डेटा नॉट रिसीव्ड ऐसे कुछ करके आता होगा, तो वो कुछ इसी तरीका से होता है, ठीक है। तो आई होप कैच ब्लॉक देन ब्लॉक हमारा प्रोमिसेस ये आप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ने तो इसका अच्छा ही देख लिया होगा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो हमारा जावास्क्रिप्ट जो कम्युनिटी है वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल कोड को रखना चाहता है, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, लाइक उनको नहीं पसंद है डॉट देन डॉट कैच, ये सब क्या है, ये सब तो रीडेबल नहीं ना है, तो उन्होंने फिर कुछ नया इन्वेंट कर दिया, ठीक है। तो वो इन्वाइट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिक्कत क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हैं ये सारे प्रोमिसेस पे बेस्ड है, मैंने एक पहले से कोड करके लिखा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 फंक्शन है सारे प्रोमिसेस पे हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन 4 बार डॉट देन यूज हो गया, ठीक है। ये भी तो कुछ उसी प्रकार का हो गया ना, ये भी तो आपका कुछ थोड़ा सा मतलब उतना भी नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो देख रहे हैं कितना सारा एम्बेड है, इतना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा वो हो गया ना, थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ गया है, टेक्स्ट कोड का थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, तो ये भी जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर्स है पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कुछ और शॉर्ट का डिमांड की, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आया हमारा async एंड await, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन समझते जाइए क्यों क्या चीज इन्वेंट हो रहा है, ठीक है। कॉल बैक का तो आपने समझ लिया, कॉल बैक खेल एक चीज होता है, टर्म होता है जो कि हो जाता है, जो कि कॉल बैक बहुत सारा कॉल बैक एक ही लूप में चल जाता है, लूप मतलब कि एक ही जगह पे बहुत सारा कॉल बैक आपको लिखना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो उसलिए हम लोग को प्रोमिसेस आया, प्रोमिसेस के बाद नहीं, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को और सुंदर चाहिए, मतलब एकदम अच्छा दिखना चाहिए चीज। उसके बाद आपका फिर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जो है वो लोग ने एसिंक और एवेट बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत आसान है, ये हमारा रिकमेंडेशन भी रहेगा कि आप यही समझे, क्योंकि हम लोग जो आगे जो एपीआई जो फेच बताएंगे वो शायद इसी में बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा रिकमेंडेशन में है, ठीक है। तो आप लोग को यही यूज करना है, तो ये बेसिकली सबसे आसान होता है, ठीक है। ये जैसे ये प्रोमिसेस पे ही बेस्ड होता है, लेकिन जो आपको डेड डॉट जो देन और डॉट जो कैच जो भी है ना, ये सब का ये खत्म कर देता है, मतलब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से एक फंक्शन चुराते हैं, ये वाला फंक्शन को कॉपी कर लिया, प्रैक्टिस में ला के रख दिया। हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा न्यू प्रॉमिस, मतलब ये प्रॉमिस पे बेस्ड है। तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोग को डॉट देन यूज करना पड़ता था सक्सेसफुल जब होता था तब, और डॉट कैच यूज करना पड़ता जब फेल होता था, लेकिन मैं क्या कहूँ आपको उतना करने का जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन डिस्प्ले यूजर, ठीक है। एकदम नॉर्मल फंक्शन है, कोई आरो फंक्शन है, एकदम नॉर्मल फंक्शन है, जो इसको वेनिला जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं आप, एकदम नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अंदर हम यूजर नाम का वेरिएबल बना देंगे,
यहाँ पे आप उस लॉगिन यूजर को कॉल कर लेंगे, वहाँ पे भाई साहब ले लो अपना ईमेल आईडी और ले लो अपना पासवर्ड, ठीक है। और हम लोग उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे यूजर। अब हम लोग इसको फंक्शन को कॉल कर देते हैं कंसोल डॉट ले, मतलब नॉर्मल कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले यूजर नाम से, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। आप लोग ने कहा भैया ये क्या आपने बता दिया, ये तो फिर पेंडिंग स्टेट पे चला गया ना, ये तो वही बात हो गया जब लोग सिंक्रोनस यूज कर रहे थे, मतलब इसका क्या जरूरत है, ये तो बेसिकली सिंक्रोनस फंक्शन ही आपने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कन्वर्ट कैसे करते हैं सिंक्रोनस में, आप देख के हैरान हो जाएंगे। कुछ नहीं आपको करना है, डॉट देन डॉट कैच कॉल बैक्स भूल जाइए आप, बस आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन के आगे लिखना है एसिंक, ठीक है। और मैंने स्पेलिंग गलती कर दिया, बहुत अच्छा, एसिंक, ठीक है। ए सिंक लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एवेट, एवेट मतलब भाई साहब थोड़ा सा वेट कर लो तुमको डाटा मिलेगा, ठीक है। एवेट का यही मतलब होता है भाई साहब थोड़ा सा रुक जाओ मिलेगा आपको डेटा। और ए सिंक मतलब ये बता रहा है कि ये फंक्शन नॉर्मल सिंक्रोनस फंक्शन नहीं, ए सिंक्रोनस फंक्शन है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को बताता है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करके देखूंगा और ये बूम हमारा डेटा आ गया, ठीक है। बस ये दो लाइन के मदद से, ए सिंक और ए वेट के मदद से हमने पूरे फंक्शन को एसिंक्रोनस बना दिया। हमें कोई जरूरत नहीं है कॉल बैक्स का, हमें कोई जरूरत नहीं है कॉल कैच और देन लिखने का, हमारा सारा काम बस ये दो कीवर्ड से हो गया, ठीक है। अब भैया आप लोग एक बात जरूर पूछेगा कि भैया आपने चलिए ये तो बता दिया, ठीक है। अब आप ये बताइए हमारा एरर आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हमारा रिजेक्ट मान लीजिए रन हो रहा है, वो कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपने ट्राई कैच पढ़ा था ना, बस आपको ट्राई लिखना है, ट्राई ट्राई लिख लिया आप लोग। भाई साहब ये कोड में एरर आ सकता है, ठीक है। अगर ये कोड में एरर आया तो कैच भैया आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर आता है तो कैच कैच को संभालना है, ठीक है, सारा जिम्मेदारी कैच को मिल गया। तो एरर हमारा कैच ब्लॉक है, कंसोल डॉट लॉग एरर नॉट फाउंड, ठीक है। हम लोग लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने रिजेक्ट का वो बनाया ही नहीं है तो इसको एडिट करके रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से फॉर सम रीजन ये हमारा हम लोग को मिला ही नहीं, यानी वो जो सर्वर था हम लोग को डेटा हम लोग को रिटर्न किया ही नहीं। अब हम लोग रन करते हैं तो क्या होगा, हमारा कैच ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने सारा चीज पढ़ लिया एसिंक एवेट के बारे में, जैसा कि आप लोग ने एरर हैंडलिंग भी देख लिया कि अगर सर्वर हमारा सुस्त हो जाए, उसको डेटा देने का मन नहीं है तो आप लोग उसको भी हैंडल करता है। अब आप अपने यूजर को बीच में थोड़ी छोड़ दीजिएगा कि भाई साहब ना हम लोग को भी नहीं पता डेटा कहाँ है, तुम लोग को भी नहीं पता डेटा कहाँ है, तुम लोग बीच में रहो लोडिंग स्क्रीन पे, ऐसा थोड़ी करना है। उसके लिए हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूड करता है एसिंक एवेट को। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा हम लोग आगे हम लोग को नया नया चीज का जरूरत क्यों पड़ा और लास्ट हम लोग एसिंक एवेट क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बेसिकली ये एक प्रॉमिस ही है लेकिन इसका सिंटेक्स जो है बहुत आसान है राइट करने में और समझने में भी, है ना। एवेट मतलब आपको साफ पता चल रहा है, बोल रहा है कि रुक जाओ थोड़ा सा। ट्राई आपको समझ आ रहा है कि ये सब भाई साहब ये ट्राई कर दो वरना कैच ब्लॉक रन कर देना। एसिंक मतलब ये जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को बता रहा है कि ये सिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये हमारा इससे हम लोग का पूरा जावास्क्रिप्ट का जो सेशन था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और अब आप लोग कल से रिएक्ट पढ़ेंगे तो हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है जावास्क्रिप्ट का। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।